शस्य संयोजन विषय पर अपना पाठ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन, मुरथल। बीए ज्योग्राफी ऑनर्स 5th सेम में इस विषय पर क्वेश्चन आने की भरपूर संभावनाएं हैं। क्रॉप कम्बिनेशन का सामान्य अर्थ क्या होगा? क्रॉप कम्बिनेशन का सामान्य अर्थ है कि किसी क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी क्रॉप्स को एक साथ मिलाकर बोया जाए कि कृषक को अधिक से अधिक उत्पादन तथा फायदा मिले। क्रॉप कम्बिनेशन से पूर्व हम क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप कंसंट्रेशन और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप एफिशिएंसी 5 विषयों पर बातचीत कर चुके हैं। इन 5 विषयों को यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि क्रॉप कंसंट्रेशन का मतलब है किसी क्षेत्र में एक ही फसल का कितना कंसंट्रेशन है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र में कितनी ज्यादा से ज्यादा फसलें पैदा की जाती है। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब है कि किसी क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें पैदा की जाती हैं। क्रॉप प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि किसी क्षेत्र में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है। एफिशिएंसी से तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र में भूमि में कितनी क्षमता है कि वो कितना उत्पादन कर सके। इन सारे कॉन्सेप्ट की स्टडी करने के पश्चात ये नया जो कॉन्सेप्ट आया क्रॉप कम्बिनेशन। क्रॉप कम्बिनेशन का तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र में ऐसी कौन सी बेस्ट क्रॉप्स का उत्पादन किया जाए कि किसान को अधिकतम लाभ हो। इस विधि को अनेक विद्वानों ने प्रस्तुत किया। सबसे पहले 1954 में J.S. वीवर साहब ने क्रॉप कम्बिनेशन रीजन डिसाइड किए। यहाँ आप देखेंगे मध्य पश्चिम यूएसए। मध्य पश्चिम यूएसए वही क्षेत्र है जहाँ पर मक्का की पेटी पाई जाती है। इस क्षेत्र के क्रॉप कम्बिनेशन रीजन को डिवाइड करने के साथ ही इन्होंने कृषि में अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के तहत इन्होंने सर्वप्रथम ये बताया कि किसी क्षेत्र में यदि एक ही फसल बोई जाएगी तो उसको मोनोकल्चर कहेंगे। किसी क्षेत्र में 2 फसल बोई जाएंगी तो उसको 2 फसली क्षेत्र कहेंगे। किसी क्षेत्र में 3 फसलें बोई जाएंगी तो उसको 3 फसली क्षेत्र कहेंगे। 4 फसलें बोई जाएंगी तो 4 फसली एंड सो ऑन। इसी तरह से मान लो 10 फसलें बोई जाएंगी तो 10 फसली क्षेत्र कहेंगे। सैद्धांतिक कृषि क्षेत्र है। सैद्धांतिक का मतलब है सिद्धांत के आधार पर। 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 50-50% के 2, 3 का मतलब 33.33% ईच, 4 का मतलब 25% ईच और एंड सो ऑन। मान लो 10 फसलें हैं तो 10% ईच। प्रत्येक फसल को 10% सैद्धांतिक तौर पर क्षेत्र मिलेगा। ठीक है। अब वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली भौगोलिक तथा गैर भौगोलिक जो दशाएं हैं वो कृषि में फसल के चुनाव को बहुत प्रभावित करती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कृषि क्षेत्र में भौगोलिक तथा गैर भौगोलिक कारक कैसे प्रभावित करते हैं। आपने कई बार देखा होगा एग्रोक्लाइमेटिकल रीजन का क्वेश्चन आपको पहले पढ़ाया गया है। उसमें देखा होगा किसी क्षेत्र में क्लाइमेटिकल कंडीशन कैसी है वहां पर वैसी ही एग्रीकल्चर की जाए। और एग्रीकल्चर में प्रमुख व्यवसाय है खेती करना यानी कि फसल उगाना। तो एग्रोक्लाइमेटिकल कंडीशन ये डिसाइड करेंगे किसी क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाएगी, कितनी फसलें बोई जाएंगी। यदि आप देखें एग्रोक्लाइमेटिकल कंडीशन आपकी जो ना सदा वर्षा वाले क्षेत्र हैं, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होने के कारण उन फसलों का उत्पादन किया जाता है जिनमें पानी की आवश्यकता बहुत होती है। जैसे पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने सुना होगा कि 1 साल में वो लोग चावल की खेती 3 बार करते हैं, अमन, ओस तथा गौर। वो किसने? एग्रोक्लाइमेटिकल कंडीशन ने उसको डिसाइड कर दिया। इसके विपरीत यदि आप राजस्थान में जाओगे तो वहां पर जो है पानी का अभाव है, इसलिए वहां पर बाजरे की खेती की जाती है। एग्रोक्लाइमेटिकल कंडीशन ने यह डिसाइड किया कि वहां पर बाजरे की खेती की जाएगी। इसी प्रकार से सिंचाई के साधन, ठीक है, भूमि किसके पास है, इस तरह से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो उस तरह से जो ना वहां पर फसलों का उत्पादन का निर्धारण होता है। तो वास्तविक
वास्तविकता में सैद्धांतिक की अपेक्षा कुछ अलग होता है। अब कुछ अलग होगा तो जहां आप एक फसल की बात कर रहे हो वो 100% की बजाय हो सकता है 90% 80% हो। हमने उदाहरण दिया है कि वास्तविक यदि देखी जाए, यदि एक फसली क्षेत्र देखना चाहते हैं तो वास्तविक जो ना पहली जो बड़ी फसल है वो 42% है। जैसे हरियाणा में गेहूं प्रथम फसल है और उसकी 42 है मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी फसल उसकी चावल है तो उसकी मान लिया 40 है। तो दो फसलें होगी गेहूं तथा चावल। इसके बाद मान लिया तीसरी फसल है गेहूं और चावल मुख्य फसल होगी है। इसके बाद जो है ना हरा चारा जो पशुओं को खिलाया जाता है उसकी प्रतिशत मात्रा 7 है। उसके बाद आप आगे जाएंगे कि हरियाणा में तिलहन की खेती 6% होती है। इसी तरह से आगे चले जाएंगे तो क्या हो गया कि हमने वास्तविकता में तो उनको परसेंटेज यहाँ पर 100 की बजाय 42 मिला, यहाँ पर 50 की बजाय 42, यहाँ पर 50 की बजाय 40, यहाँ पर 33 की बजाय 7 और यहाँ पर 25 की बजाय 6। तो वास्तविकता और सैद्धांतिक प्रतिशत में अंतर है। इस अंतर को निकालने मॉडल का तात्पर्य है कि जिस तरीके से वीवर साहब ने प्रस्तुत किया हम उस क्वेश्चन को वैसे ही प्रस्तुत करेंगे। अंतर निकाल लिया, अंतर क्या 100 माइनस 42 58। इसी तरह से यहाँ अंतर निकाल लिया 8 आया, यहाँ पर 10 आया और इसी प्रकार से यहाँ आप देखेंगे -8.77 आया और इसी तरह से सारे के सारे अंतर निकाल लिए। यानी कि हमने पहला स्टेप क्या था सैद्धांतिक कृषि क्षेत्र बताया, दूसरा वास्तविक कृषि क्षेत्र बताया किसी फसल के लिए और तीसरा बताया अंतर। अंतर का मतलब डिफरेंस, ठीक है। तो ये अंतर आ गया। इस अंतर को वीवर साहब ने कहा कि इसको हम वर्ग कर देंगे। तो वर्ग कर देंगे तो इसका तात्पर्य क्या है, वीवर साहब ने जो फार्मूला दिया वो मैंने यहाँ लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। फार्मूले का तात्पर्य है कि हमें फार्मूले में जो वर्ड्स दिए गए हैं उन वर्ड्स को फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जो डी स्क्वायर। अब डी तो हमारे पास है तो इसका डी का यदि स्क्वायर कर देंगे तो डी स्क्वायर तो आ गया, डी स्क्वायर 58 मल्टीप्लाई बाय 58 यदि हम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा डी स्क्वायर 3664। इसी प्रकार से 8 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 64। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 100। इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके पश्चात आपने देखा कि हमारा डी के बाद डी स्क्वायर भी आ गया। अब डी स्क्वायर आने के बाद हमने कहा है योग, योग किसका करेंगे इस पोर्शन में यदि देखें हम तो डी यही है बस और डी स्क्वायर ये है तो ये डी स्क्वायर ये हो और इसकी फसल एक है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि 366/1। अब इसमें जाए तो डी स्क्वायर 164 आ गया परंतु यहाँ पर फसलें 2 होगी, यहाँ पर फसलें 2 होगी तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 164/2। यहाँ पर आप इधर देखेंगे सिग्मा डी स्क्वायर आया 812.27 तो यहाँ पर आपका सिग्मा डी स्क्वायर 812.27 डिवाइडेड बाय एन, एन का मतलब है 3 फसलें। यहाँ पर यदि देखा जाए 1099 फसलों की संख्या 1 2 3 4 तो डिवाइडेड बाय 4। तो फार्मूला जहाँ तक कहा है ये हमारा क्लियर हो गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन होगा और यही प्रक्रिया यदि 10 फसलें होंगी तो हम 10 फसलों तक ये प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहेंगे। वीवर द्वारा दिए गए शस्य संयोजन के आधार पर निम्नलिखित निर्णय लिए गए। इनके मॉडल में सभी फसलों को समान महत्व दिया गया था। यहाँ से तांत्रिक ने तो सही कह दिया था कि समान है सभी की सभी, परंतु वीवर
की ये परिकल्पना व्यवहारिक न होकर हाइपोथेटिकल उन्हें मानना है, ऐसा उसने माना है। तो मॉडल में सबसे पहले एक चीज मानी जाती है, मॉडल का मतलब समझ रहे हो? मॉडल का मतलब है कि आपने ये बात माननी है कि ऐसा होगा। जैसे हम कहते हैं ना आपसे कि भाई आपको मेरिट लानी चाहिए, ये मॉडल है। अब आप मेरिट के पास चले जाते हो सकता है मेरिट से आगे निकल जाओ, हो सकता है मेरिट से नीचे चले जाओ, तो एक स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया। इसके पश्चात इन्होंने सस्य संयोजन केवल फसलों पर काम किया। इस कारण से इनके इस मॉडल की बहुत ज्यादा आलोचना हुई, परंतु इतनी आलोचना होने के पश्चात भी विद्वान इनके मॉडल के बराबर कोई मॉडल स्टैंड नहीं कर पाए। तो आखिर में ये आलोचना हुई और समालोचना हुई, आलोचना हुई और समालोचना हुई। तो समालोचना और आलोचना के पश्चात ये माना गया कि वीबर महोदय द्वारा दिया गया सस्य संयोजन का मॉडल आज के युग में सस्य संयोजन का अध्ययन करने में नींव की पत्थर माना गया, यानी कि ये जो ना नींव माना गया। इसको आधार मानकर अनेक विद्वानों ने अपने मॉडल प्रस्तुत किए। डोई साहब ने 1959 में, वीबर साहब ने 1954 में किया था, डोई साहब ने 1959 में मॉडल प्रस्तुत किया। थॉमस महोदय ने 1963 में मॉडल प्रस्तुत किया और रफीउल्लाह साहब ने भी इसको आधार मानकर मॉडल प्रस्तुत किया। इतने सारे मॉडल प्रस्तुत किए गए इसलिए क्योंकि जो ना वीबर साहब ने सस्य संयोजन का नया कॉन्सेप्ट दिया और इसके आधार पर यह निश्चित किया गया कि किसी क्षेत्र में कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है। इस आधार पर यह माना गया यदि किसी क्षेत्र में एक बार क्रॉप कॉम्बिनेशन के बारे में पता लग जाए कि आपके क्षेत्र में ये क्रॉप कॉम्बिनेशन उपयुक्त माना गया, सांख्यिकी विधियों द्वारा स्टैंडर्ड हो चुका है, तो यदि किसान उस फसल कॉम्बिनेशन को अपनाएंगे तो उस क्षेत्र में कृषि में उत्पादकता अधिक होगी, कृषि में उत्पादकता अधिक होगी तो उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा और कृषि का विकास होगा। तो सामान्यतः कृषि विकास में सांख्यिकी मॉडल्स और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके ये बताना कि आपका विकास कितना हुआ है। आप लोगों को शायद पता नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की जो हिस्सेदारी है वो लगातार घट रही है। अब लगातार घट रही का मतलब क्या है? लगातार घट रही का मतलब है कि सर्विस और इंडस्ट्री ये बहुत तेज गति से प्रोग्रेस कर रही है, उसी गति से कृषि को भी प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। कृषि का क्षेत्र या कृषि का कार्य नहीं घट रहा है, उसके पैरेलल सर्विस इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज इतनी तेज गति से ग्रोथ कर रही है कि टोटल में उसकी परसेंटेज घट रही है। टोटल जीडीपी में कृषि क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो घट गया। पहले लगभग ये कहते थे हम कि भारत की 3/4 जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई, भारत के कुल उत्पादन का आधा, लगभग आधा भाग इसके पर अब नहीं है। उसके बाद 1/3 पे आए, उसके बाद 1/4 पे आए, उसके बाद 1/5 पे आए और आज स्थिति ये है कि भारत की इतनी जनसंख्या इस कार्य में लगी हुई है, परंतु प्रोडक्टिविटी के आधार पर देखा जाए या कृषि के विकास और कृषि के उत्पादन पर देखा जाए तो कृषि की जो महत्वता है वो कुल उत्पादन में घट रही है। देश के अन्य सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। ये ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों को कृषि क्षेत्र में ऐसे मॉडल देने पड़ेंगे, ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे ताकि कृषि का विकास हो। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के कारण हम लोगों को कृषि के अंदर तकनीकी तौर पर, कृषि के अंदर सांख्यिकी के आधार पर ऐसे निर्णय लिए जाने चाहिए जिसके आधार पर कृषि का विकास भी अन्य सेक्टर के बराबर विकास कर सके। ये आप जो ना आलोचना और समालोचना जब लिखते हैं किसी भी पर्सन की, तो इस बात का जिक्र करें कि भारत में कृषि की स्थिति क्या है और क्यों है, और ये सांख्यिकी मॉडल हम क्यों पढ़े, कारण बताएं कि सांख्यिकी मॉडल पढ़ने से हमें रियल पोजीशन का पता लग जाता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कौन से कॉम्बिनेशन है। एक सीधा पता होना चाहिए कि किसी क्षेत्र में कौन कौन सी फसलों का समुच्चय बोया जाएगा। धन्यवाद।